हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए फिर से सीडीपी का पीवाईक्यू लेके आई हूँ और इसमें हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। 2019 का हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम 15 प्रश्नों से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको टॉपिक पर भी वीडियो मिल रही है और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं और सारी तैयारी हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी और कराई भी जाती है। तो प्रश्न है आपका, इसे हम दोबारा से सॉल्व करते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। अब लक्षण क्या है उसके? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। यानी एक बच्चा है जिसको ये सारी परेशानियां हैं कि या तो वो पढ़ने के प्रति अधिक चिंतित रहता है या फिर वो जो भी शब्द हैं अक्षर हैं उनको पहचानने में उसे कठिनाई होती है और वो मतलब निम्न स्तरीय शब्दावली का प्रयोग कौशल करता है। यानी जो उसकी शब्द हैं तो यानी उन्हें भी वो यानी कुछ शब्दों को यानी कठिन शब्दों को नहीं पढ़ पाता है और पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में भी उसे कठिनाई होती है। तो ये किसके सूचक हैं? एक शालीन विद्यार्थी के हैं, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के हैं, अधगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के हैं, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के हैं। तो शालीन विद्यार्थी क्या होता है? शालीन विद्यार्थी यानी अपने आप से बच्चे जब बात करते हैं वो शालीन होता है। सृजनात्मक बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है आपका। और मानसिक क्षति वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये भी नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 यानी अधगम अशक्तता। ये सारी परेशानियां होती हैं, ये कुछ अधगम संबंधित अशक्तताएं होती हैं जिन्हें अधगम अक्षमता भी कहते हैं, अधगम निर्योग्यताएं भी कहते हैं। जैसे आपकी डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक है, डिस्कैल्कुलिया है, अफेजियाएँ, ये जन्मजात नहीं होती हैं, ये मतलब बच्चों में पाई जाती हैं। ये आप लोगों में भी होंगी। जैसे कुछ बच्चों में लिखने में कठिनाई होती है, कुछ बच्चों को पढ़ने में होती है, इस तरीके से। और ये शुरुआत में सबके साथ होती है, यानी धीरे धीरे हम इन्हें दूर भी कर सकते हैं। तो ये किसके सूचक हैं? ये अधगम अशक्तता वाले विद्यार्थी होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? यानी एक समावेशी कक्षा है, ठीक है, और समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले जो भी विद्यार्थी हैं अधगमकर्ता यानी जो भी स्टूडेंट हैं उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो आपको ज़्यादा बच्चे को बार बार यानी यांत्रिक रूप से नहीं पढ़ाना है बच्चे को, अभ्यास, ठीक है, ज़्यादा अभ्यास नहीं कराना है, यंत्रवत आपको बच्चे को नहीं पढ़ाना है और रटने पर बल देना। और जहाँ भी बात यंत्रवत शिक्षा किया जाए, अधगम किया जाए और रटने की आ जाए, वहाँ आपका क्या होता है? ये निगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। अब सारे विद्यार्थी हैं तो फिर आप कैसे जानोगे कि जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन से हैं? ठीक है, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं और जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, अगर आपको उन दोनों को एक रूप में ही निर्देश दोगे, ठीक है, तो यह भी आपका नेगेटिव ही हो गया। अत्यधिक लिखित कार्य आपको नहीं देना है, ठीक है। आपको लिखित कार्य तो बच्चे को यानी गृह कार्य पर तो आपका एनसीएफ 2005 रोक लगाता है, ठीक है। और विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। अब नकल जब अब एक शिक्षक ही नकल करवाएगा तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो बचा हमारे पास नंबर 4, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों होगा इसे देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। यानी जो भी विद्यार्थी है और उसके जो अधिगम है यानी उसका जो सीखने का जो सशक्त पक्ष है और जो उसकी जो कमजोरियां हैं, तो उसके आधार पर आपको विश्लेषण करना है और विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना है। थोड़ा पेडागोजी के साथ में पूर्ण आपको ये प्रश्नों को सॉल्व करवाती हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन आप पूर्ण धैर्य के साथ वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। यकीन मानिए अगर आप प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पेडागोजी पर आपकी पकड़ अवश्य बनेगी। एक शिक्षिका
अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी बच्चे कैसे हैं आपके, बच्चे हैं आपके सृजनात्मक, ठीक है। और अब क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित कर अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। अब राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके। यानी जो मूल विचार हैं, ठीक है, उनको आपको महत्व देना है और उसे अनेक परिप्रेक्ष्यों में प्रस्तुत करना है, ठीक है। यानी जो भी विचार हैं तो उनको आपको महत्व देते हुए और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। और आप इसे किस तरीके से कर सकते हो और ये कितने तरीक़ों से हो सकता है, क्या, कब, कैसे, क्यों, इस तरीके से प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसे क्या करना है, आपका राइट आंसर क्या होगा, नंबर 3। अगर आप सिर्फ अपसारी चिंतन पर बल देते रहेंगे तो ये भी अच्छा नहीं है, और अपसारी चिंतन को हतोत्साहित भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है आपको। और जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने से भी हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि जब तक बच्चा किसी भी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा तो फिर वो अधिगम में मतलब रुचि कैसे लेगा, आगे कैसे बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। अधिगम कैसा होना चाहिए आपका, सार्थक होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, ठीक है। अब नंबर 4 क्यों होगा, चलो आगे के ऑप्शनों को हम देखते हैं पहले। यानी बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। सिर्फ आप बच्चे परीक्षणों पर ही ध्यान देते रहेंगे, ठीक है, परीक्षणों के लिए ही सिर्फ अधिगम करेंगे तो ये भी क्या होगा कि मतलब सार्थक अधिगम नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने पुरस्कारों को बढ़ावा देना, यहाँ भी क्या है, सार्थक अधिगम नहीं होगा, बच्चा अंदर से अभिप्रेरित नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए ही मतलब पढ़ेगा। और निर्देश के लिए केवल व्याख्यान, केवल जहाँ भी बात केवल किया जाए, जहाँ भी आपका केवल शब्द का प्रयोग हो जाए, ये वो आपका नेगेटिव ही होता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो गया नंबर 4, यानी विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं उद्गम के प्रति आपको सच्चा सरोकार रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। यानी प्रभावशाली समस्या समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब जब आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे किसी समस्या समाधान के प्रति तो फिर उसका समाधान कैसे होगा, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। अब सिर्फ एक ही यानी जो परंपरागत है उसी पर हम बल देते रहेंगे, और ये आपका देखो केवल आ गया, यानी हमें केवल पर ध्यान नहीं देना है, हमें बहुत सी चीज़ों से बच्चे को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही, अब देखो ये भी आपका हो गया, एक ही आयाम में सीमित रहना, आपको सीमित नहीं रहना है, ठीक है। असीमित अधिगम आपको बच्चे को कराना है। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, आप समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर सकते हो। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। यानी इनमें से एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, आपको नहीं देखना है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब अनुमान नहीं लगाना है हमें, बच्चे को सटीक, ठीक है, वैज्ञानिक उत्तर मतलब देना है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो
तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिए गए ज्ञान को आपको कहीं भी रटाना नहीं है बच्चे को, ठीक है। यानी आपने जो भी बच्चे को अधिगम कराया, जो भी चीज़ सिखाई है, तो उस पर क्या करना है? ध्यान केंद्रित करना, दोहराने पर ध्यान केंद्रित आपको कराना, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, ये आपके सभी पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। अब देखो, यानी एक शिक्षक है और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? तो बच्चों को आपको क्लास से बाहर कभी भी नहीं निकालना है, ठीक है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना भी नहीं है, और उन्हें गृह कार्य भी आप अत्यधिक गृह कार्य नहीं दे सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3, यानी उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, यानी वो क्यों रुचि नहीं लेते हैं पढ़ने में, ये आपको जानने की कोशिश करनी है। संरचनावादी उपागम बताता है कि टेस्ट ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी ज्ञान की संरचना के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना। यंत्रवत याद आपको नहीं कराना है, दंड भी नहीं देना है। अब बात हो रही है अनुबंधन की, तो अनुबंधन कहीं कहीं आपका कार्य करता है, लेकिन हर जगह नहीं करता है, ठीक है। तो अनुबंधन भी नहीं होगा, यानी आपको संरचना के लिए, ज्ञान की संरचना के लिए क्या है? तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यानी जो भी चीज़ आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि बच्चा उसके बारे में पहले से कितना जानता है, यानी बच्चे को उस चीज़ के बारे में, उस वस्तु के बारे में पहले से कितना ज्ञान है। अगला प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को आप चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बच्चों के विचारों को खारिज नहीं करना है, आपको बच्चों के विचारों को क्या करना है? सम्मान करना है, और उनके सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना है, और आपको बच्चों को डांटना भी नहीं है। तो यानी आप इनकी अवधारणाओं को चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। यानी बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में जो सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, अगर वो गलत है तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन आप उसे खारिज भी नहीं कर सकते हैं, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, और डांटना भी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? ठीक है, अब संज्ञान क्या है और संवेग क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान, ठीक है, यानी ज्ञान का निर्माण, बच्चे जब स्वयं से किसी ज्ञान का निर्माण करते हैं, स्वयं अपनी इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, आत्म जो ज्ञान करते हैं वो क्या होता है? संज्ञान होता है। और संवेग, संवेग क्या होता है? यानी संवेग हमारे भाव होते हैं, ठीक है, और ये हमारे संवेगात्मक, ये हमारे भाव होते हैं मन के, तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशी संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी द्विदिशीय।
दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो आप देखो, विद्यार्थी की अभिरुचि भी अधिगम को प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर बच्चे की अभिरुचि ज़्यादा है तो बच्चा अच्छे से सीखेगा, नहीं है तो कम सीखेगा। और विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य भी बच्चे का अगर अच्छा है तो वो अच्छा सीखेगा, खराब है तो नहीं सीखेगा। और हमारी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, हम किन रणनीतियों का, किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक क्या रणनीति अपनाता है, ये भी अधिगम में को प्रभावित करती हैं। और विद्यार्थी का जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो परिवेश है, संदर्भ है, ये भी प्रभावित करता है कि एक बच्चे जिनका जो सामाजिक परिवेश है, जो संस्कृति है, वहाँ ज़्यादा मतलब पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वो बच्चे अच्छे अपनी मतलब शिक्षा में अच्छे होते हैं। ठीक है। और आपने देखे होंगे जो गरीब बच्चे होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है, या भिखारी बच्चे होते हैं, बहुत से निम्न वर्ग के बच्चे हैं जहाँ उनकी संस्कृति में ऐसा नहीं है कि वो बच्चे मतलब मानसिक रूप से सीख नहीं सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश क्या है, उसे प्रभावित करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ठीक है, यानी सार्थक संरचना, ज्ञान की सार्थक संरचना, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। यानी सार्थक ज्ञान हम समाज से परस्पर अभिक्रियाएं करके सीखेंगे। ठीक है, किसी चीज़ को हम लगातार बार बार स्मरण करें, बार बार उसी को दोहराते रहें, ऐसा आपको बच्चे को बिल्कुल भी नहीं कराना है, और ये अधिगम नहीं होता है। ठीक है, पुरस्कार और दंड भी आप नहीं दे सकते हो, पुरस्कार एवं दंड के लिए ही बच्चा पढ़ता रहेगा, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया के लिए ही बच्चे को आपको नहीं सिखाना है। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृद्धि का विकास समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। ठीक है, यानी बच्चा जब बार बार किसी भी चीज़ को सिर्फ इसीलिए करता है कि उसे पुरस्कार मिलेगा, तो क्या है, ये भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास इससे होगा। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त उसको नहीं होगा। ठीक है, और पुरस्कार के बिना भी अधिगम में भी वो नहीं लगेगा, और अन्य लोगों को खुश करने के कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, यानी वो स्वयं की निपुणता के लिए नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ अन्य लोगों को खुश करने के लिए ही अधिगम करेगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण भी पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यानी बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह एक सामाजिक संरचना है। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से ये क्या है, समान नहीं होती है। प्रत्येक संस्कृति में, प्रत्येक समाज में बच्चों की जो
बाल्यावस्था की अवधारणा है वो अलग अलग होती है। ठीक है, बच्चे दुष्ट पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ऐसा भी नहीं है। और बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा, पूर्ण रूप से परिवेश के द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, कुछ हमारे जीन्स के द्वारा यानी आनुवांशिक रूप से भी निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? किसकी विशेषता पूछी गई है आपसे? मध्य बाल्यावस्था की। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3। यानी इस अवस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्राप्त करते हैं। अमूर्त रूप से सोचना किस में अवस्था में शुरुआत करते हैं, ये आप कमेंट करके आप हमें अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? और ये बहुत ही आपका सरल प्रश्न है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको अवश्य बताऊंगी या फिर मैं इसे पिन कर दूंगी, लेकिन आप भी इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले PYQ के साथ। धन्यवाद।